चलिए जी। ऑनलाइन वालों, आवाज आ रही है? जरा कंफर्म कर देना। आवाज स्क्रीन देख लो जरा। ओके। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। आप लोगों ने टीएक्स तो सबने दिया। टीएक्स के बगैर एटीएक्स तक पहुंच ही नहीं सकते। ऐसा ही है ना। स्किल्स जब तक पूरा ना हो या स्किल्स का आखिरी पेपर अटेम्प्ट ना किया हो उस वक्त तक आप प्रोफेशनल का कोई भी पेपर ले सकते नहीं है। तो टैक्स आप सबने दिया। आपने लास्ट अटेम्प्ट में दिया। आपने टैक्स कब दिया? सितंबर 24 में दिया। सर, 2 साल हो गए। मार्च 24 में दिया। और ऑनलाइन वालों, जो जो ऑनलाइन है बेटा, टैक्स का पेपर कब देने का आपका यूं कह लो कि हुआ तजुर्बा? टैक्स याद ही नहीं, अल्लाह अल्लाह। और यानी पुराना है, 1 डेढ़ साल हो गया, दिसंबर 24। तो भाई देखो, दो तीन बातें हैं। पहली बात, पहले डराता हूं, फिर अच्छी बात बताऊंगा। एटीएक्स का सिलेबस 100% टैक्स प्लस 40% एडिशनल है। ये मैं आपको सिलेबस बता रहा हूं। जितना रीसेंट टैक्स का पेपर अटेम्प्ट किया होता है ना, उतना एटीएक्स का पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाता है। और मेहनत कम लगती है। मेहनत कम क्यों लगती है? आपको 40% और पढ़ना है, बाकी सारा आपके दिमाग में होता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है। नॉर्मली आमतौर पे एटीएक्स में जो बच्चे आ रहे होते हैं, उन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ होता है 1 साल पहले। यही मेरा जहन होता है कि यार जो सामने कौन बैठी है उसने पिछले टैक्स ईयर में पास किया है, करंट टैक्स ईयर में नहीं। ये सिर्फ एक है जिसने करंट टैक्स ईयर में पेपर दिया है या पास किया है। आप लोगों ने तकरीबन 1 साल पहले, 2 साल पहले, 23-24 के टैक्स ईयर में टैक्स दिया है। बस टैक्स की स्पेलिंग आती है सर। बाकी टैक्स में होता क्या था, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, अपने को कुछ पता बता नहीं है। तो एटीएक्स का कोर्स जो है वो रिकॉर्डेड कम ऑनलाइन कोर्स है। 100% ये लाइव क्लासेस नहीं होती। वीक में एक क्लास हुआ करेगी, जिसका स्केजुअल इंशाल्लाह भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे तो स्केजुअल, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्या आपको करके आना है, ये सब मैं उसमें बताता रहूंगा। और मैं बहुत ज्यादा तंग करता हूँ। ठीक है, जिन्होंने मुझसे टैक्स पढ़ा उनको पता है, बहुत तंग करता हूँ। आखिरी तक जान नहीं छोड़ता मैं। ठीक है, तो ऐसा आपके साथ भी होगा। तो कहने का मकसद ये है कि टैक्स के सिलेबस जो आपको अभी जब आप इनसे कर लेंगे रजिस्टर फाइम वगैरह से, तो आपको ई अकेडमी का पोर्टल मिलेगा। जब आप ई अकेडमी का पोर्टल खोलोगे, आज अभी मैं टैक्स ये पेपर किया है कैसे, ये सब मैं बताऊंगा। मैं पहले आपको करने का तरीका बता रहा हूँ। जब आप ई अकेडमी का पोर्टल खोलोगे तो आपको ऐसा लगेगा आप टैक्स पढ़ रहे हो। ऐसे ही मैं याद दिलाता हूँ। 2 साल पहले वाले भी है ना कभी तो पास किया था ना। कुछ चीजें दिमाग में आएंगी यार। बैंड्स, बेसिक बैंड, हल्का हल्का याद आ रहा है, धुंधला धुंधला। बेसिक बैंड, अब उसकी लिमिट कुछ भी हो। आपने जिस अटेम्प्ट में दिया हो सकता है उसमें 35,500 की लिमिट हो। आपने जब दिया है वो 37,700 वाला दिया है। लेकिन 20%, 40%, 45%, हल्का याद आया, हल्का हल्का। फिर सैलरी, एम्प्लॉयमेंट इनकम, वो गाड़ी, सेठ ने गाड़ी दी, वो CO2 एमिशन के हिसाब से कार का क्या निकालना, कार का बेनिफिट निकालना। जब आप वीडियोस देखना शुरू करोगे तो आपको ऐसा लगेगा टैक्स पढ़ रहे हैं। अचानक टैक्स पढ़ते पढ़ते एक वीडियो बीच में आएगी जिसमें क्या आ जाएगा, कुछ नई बात। फिर दोबारा टैक्स चलना शुरू हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, फिर नई बात। यानी देखो, मार्केट में दो तरह से एटीएक्स लोग पढ़ाते हैं। एक वो जो सिर्फ एटीएक्स पढ़ाते हैं, 40 घंटे में कोर्स खत्म कर देते हैं। ठीक है, और 40 भी मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा ले लेते हैं। सिर्फ क्या पढ़ाते हैं वो, एटीएक्स। हमने जो कोर्स आपको दिया है या भी आपको मिल जाएगा एक्सेस, वो टैक्स कम एटीएक्स है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने टैक्स का पेपर 1 साल 2 साल पहले पास किया है। तो उनको जहन में रख के ही एटीएक्स का हमने बनाया है कि पूरा टैक्स भी आपको मिलेगा जो रेलिवेंट है एटीएक्स के लिए।
कुछ टॉपिक टेक्स्ट के ऐसे हैं जो यहाँ पे नहीं है, कम हो गए, तो वो हट गए। पूरा टेक्स्ट मिलेगा, साथ ही साथ ATX भी उसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और ये पूरा सिलेबस होगा, क्योंकि सिलेबस क्या है अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी आप देखोगे, आप बोलोगे यार ये तो टैक्स है। 100% टैक्स प्लस 40% एडिशनल, ये सिलेबस है। सिलेबस इसका लेंथी है। टैक्स आपने जब दिया होगा तो आपने सुना होगा, जहां से भी पढ़ा हो, स्किल्स का सबसे बड़ा सिलेबस कौन सा है, टैक्स है। इसी तरह प्रोफेशनल का सबसे बड़ा सिलेबस कौन सा है, ATX है। ATX में आमतौर पे जॉब वाले होते हैं, आमतौर पे जॉब करने वाली कौन होती है। तो रिकमेंडेड नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी राय है, मैं कह रहा हूं, मैं ये कहता हूं, एक ही देना, ATX बस देना। तो कौन सा देना, ATX देना, डेढ़ होशियारी करने की जरूरत अनटिल एंड अनलेस कि आप फुल टाइम फारिग, पूरा दिन फारिग, फुल टाइम स्टूडेंट, और अभी कोई जॉब नहीं है, तो फिर दो पेपर का सोचिएगा, वरना सोचना भी नहीं। जॉब वालों का हाल मुझे पता होता है, पहले दिन तो आ जाते हैं, फिर लाइव क्लास में भी नहीं होते, रिकॉर्डिंग देख रहे होते हैं, और वो भी आखिरी में होता है, सर ये 25 वीडियो रह गई हैं, कोई जुगाड़ बता दो, मैं क्या करूं। तो ये जॉब वालों के साथ, बेचारों के साथ होता है। और ATX लेवल पे आते आते ज्यादातर जो कॉम होती है वो किस पे होती है, वो कहीं ना कहीं जॉब पे या इंटर्नशिप पे लग जाती है। तो प्लीज अपने पैसे बचाइए, दो नहीं कितने, दो नहीं कितने, एक ATX देना, क्योंकि इसका पेपर फॉर्मेट टोटली डिफरेंट है। ये एक ग्रुप में मैं भेज दूंगा आपको, तो आपको हैंडआउट मिल जाएगा, टोटली डिफरेंट। आप लोग स्किल्स लेवल में क्या खेलते थे, सेक्शन ए कौन बनेगा करोड़पति, MCQ, MCQ खल्ली वल्ली बाबा, MCQ अब नहीं होता। अब हम क्या हो गए, अब हम बड़े बच्चे हो गए। कौन से बच्चे हो गए, बड़े बच्चे। और बड़े बच्चों का ना सेक्शन ए होता है ना OTQ होता है। सेक्शन ए सेक्शन बी जो स्किल्स लेवल का था ना, जिसमें MCQs फिल इन द ब्लैंक्स आते थे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ATX का पेपर पूरा CRQ है, 100% पेपर समझ लो एक्सेल या रिपोर्ट राइटिंग ही है। पूरे पेपर में कोई MCQ OTQ नजर नहीं आएगा। पेपर में दो सेक्शन होंगे, कितने सेक्शन होंगे, एक है रेड कलर से, एक है ग्रीन कलर से। रेड कलर, एक सेक्शन ए होगा, 50 मार्क का एक सिनेरियो आएगा। कितने मार्क का सिनेरियो आएगा, 50 मार्क का सिनेरियो आएगा। और बस, अब ये 50 में से 40 मार्क्स जो हैं वो क्या हैं, 40 मार्क्स सॉल्यूशन के हैं, यानी टेक्निकल मार्क्स बोलते हैं। आप जो लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इसके मार्क्स कितने होंगे, 50 में से 40, तो 10 मार्क्स किसके होंगे, 10 मार्क्स होंगे तमीज के, किसके, तमीज से आंसर लिखने के, जिसको कहते हैं प्रोफेशनलिज्म के मार्क्स। किसके मार्क्स, प्रोफेशनलिज्म के मार्क होंगे 10। टोटल कितने मार्क्स का है, 50। 50 में लिखने का जो तरीका आपने फॉलो किया है, किस स्टाइल में आपने आंसर को प्रेजेंट किया है। अगर SBL का पेपर दिया है किसी ने, SBL में सर सिखाते कि इस तरह यूं 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 यूं, इस तरह टेक्स्ट में हम भी बताएंगे। जो वीक में एक क्लास होगी वो आमतौर पे इसी की होती है, जिसमें मैं 50-50 मार्क्स से पास पेपर करवा रहा होता हूँ, और 2-2 घंटे में एक क्वेश्चन हो रहा होता है, इतना बड़ा क्वेश्चन होता है। उसी में हम तरीका सीखते हैं कि लिखना कैसे, सॉल्व हर किसी से हो जाता है, क्योंकि ये टेक्स्ट कम ATX है, वही नॉलेज चलती है। लिख पेपर का स्टाइल जो है ना, ये टोटली क्या है, डिफरेंट। टोटली पेपर का क्या डिफरेंट है, स्टाइल ऑफ द पेपर इज टोटली डिफरेंट। ना MCQ है ना OTQ है। 50 मार्क का एक सवाल है जिसमें 40 मार्क्स क्या टेक्निकल है, और 10 मार्क्स आपको किसके मिलते हैं, तरीके के। अब वो तरीके में क्या करना है उसकी डिटेल भी आगे आएगी, कि वो प्रोफेशनलिज्म के मार्क्स 4 पॉइंट्स पे मिलते हैं, और वो 4 पॉइंट्स क्या है वो भी मैं आज समझा दूंगा, कि वो चार कौन सी बातों का ध्यान रख के आंसर लिखेंगे तो कितने मिलेंगे, 10 में से 10। यानी सॉल्यूशन के
40 मार्क्स हैं। आंसर की तमीज के, आंसर के तरीके के, आंसर को लिखने का जो तरीका है उसके कितने मार्क्स हैं? 10। और जब सेक्शन बी पे हम जंप करते हैं तो 25-25 मार्क्स से कितने क्वेश्चन आएंगे? ये भी वही ओटीक्यू सीआरक्यूज होंगे, सिनेरियो होगा, नीचे उसके इतने सारे क्वेश्चंस होंगे। इधर भी 20 मार्क्स कैलकुलेशन के हैं और 5 मार्क्स किसके हैं? हर क्वेश्चन में 5 मार्क्स। तो क्वेश्चन 1 जो 25 मार्क्स है उसमें 5 प्रोफेशनलिज्म के मार्क्स, और क्वेश्चन 2 जो 25 का उसके भी 5 प्रोफेशनलिज्म के मार्क्स। तवज्जो, 10 मार्क्स प्रोफेशनलिज्म के सेक्शन ए में है, टोटल 10 मार्क्स प्रोफेशनलिज्म के सेक्शन बी में है। इसका मतलब पता है क्या हुआ? आप जो पेपर सॉल्व करोगे वो 80 मार्क का है, 80 मार्क्स उसके हैं और 20 मार्क्स आपको एग्जामिनर फ्री में देता है। आपके लिखने के तरीके के ऊपर, आपके स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन के ऊपर, आपने किस तरह से आंसर को लिखा है। यहां तक कोई तकलीफ है? प्लस ये एक नई बात आई, एसीसी वालों ने कहा यार ये कौन चोरी चपाटी की बहुत बातें करती है। जब टेक्स्ट पढ़ाते हैं ना हम, तो बच्चों के दिमाग में आता है सर देखें, अगर एम्प्लॉयर ने गाड़ी दी, गाड़ी पे कार बेनिफिट निकलता है, और कार बेनिफिट सैलरी में क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है, जिससे सैलरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो टैक्स क्या हो जाता है? सर हम बताए ही ना तो। ऐसे सवाल टैक्स वालों को, स्पेशली वो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके दिमाग में आते हैं, सर हम बताएं ही ना तो, सर गवर्नमेंट को थोड़ी पता चलेगा। चोरी चपाटी, 2 नंबरी, इसको टैक्स इवेजन नाम की चीज बोलते हैं। तो इसीलिए 5 मार्क्स एथिक्स के हैं। कितने मार्क्स एथिक्स के हैं? 5 मार्क्स एथिक्स के होंगे। डबल ए का पेपर दिया है सबने? सेम डबल ए पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पे एथिक्स के अंदर, वही थ्रेड्स ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ना। लेकिन अब ऑडिटर नहीं होंगे हम। अब हम आज की क्लास के बाद से खुद को आप टैक्स कंसल्टेंट समझना। कौन हो आप? तुसी बड़े साहब हो, बड़े साहब एफबीआर यानी एचएमआरसी में बैठे हुए हो। आज से आप हो टैक्स एडवाइजर। कौन हो? टैक्स एडवाइजर ज्यादा सेटिंग पे होता है ना। तो कहने का मकसद यह है कि टैक्स एडवाइजर बन के सोचेंगे और एथिकल वे में रहते हुए सोचेंगे। तो अब इसको मैं कंक्लूड करूं, कितने मार्क का पेपर है? 100। पेपर कितने मार्क का है? सिर्फ 100 मार्क का पेपर है, सिर्फ 100। और होता भी 100 का है। बिस्मिल्लाह, देखो भाई, 100 मार्क का पेपर, ये टोटल है। इसके कर दिए कितने पार्ट्स? सेक्शन ए कर दिया और सेक्शन बी कर दिया। सेक्शन ए में अब मैं जो लिख रहा हूं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। सेक्शन ए में क्वेश्चन टोटल कितने मार्क्स का होगा? मैंने कहा 5 मार्क्स एग्जामिनर ने कसम खाई है वो किस पे देगा? आप बीइंग अ टैक्स एडवाइजर, चोरी चपाटी, इंडिपेंडेंस, वो थ्रेड्स जो थे उनको ध्यान में रखते हुए, ए मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, ईमानदार है ना हम लोग। हमें दीन ने भी यही सिखाया है। क्या सिखाया है? ईमानदारी। वहीं से इन लोगों ने एथिक्स सीखा है। बस अपनी ईमानदारी को जिंदा कर लो, उठे, ईमानदारी को अपने अंदर जगा दो, एथिकल हो गया। अनड्यू हॉस्पिटैलिटी, ये चीजें वो चीजें, ये सब हम पढ़ेंगे। तो 5 मार्क्स, अल्लाह अकबर, एडवांस लेवल का पेपर। और कसम है एग्जामिनर ने खाई है अपनी मां की। क्या कसम खाई है? कि 5 मार्क्स किसके दूंगा? Okay. फिर 20 मार्क्स प्रोफेशनल मार्क्स हैं। ये पीएम परफॉर्मेंस मेजरमेंट नहीं है भाई। प्रोफेशनल मार्क्स, रिपोर्ट लिखी कैसे है, रिपोर्ट का तरीका क्या है, वे क्या है, मेथड क्या है, स्ट्रक्चर सही है कि नहीं है। ये टॉपिक 2 बच्चों के लिए बड़ा इजी है। ये 20 मार्क्स, मैं देखो पहली क्लास है, मैं कोई वो नहीं, हल्का हाथ नहीं रखता
कि कोई चने के झाड़ पे चढ़ जाए, सीधी बात करते हैं हम, हमेशा आदत है। देखो, ये जो 20 मार्क्स है ना, जिन्होंने एसबीएल एसबीएल दिया है, या जो ए लेवल्स के बच्चे होते हैं, जिन्होंने ए लेवल्स में बिजनेस का पेपर दिया होता है, उनके लिए इजी पीजी होता है, क्योंकि उनको ये चीज आ रही होती है, वो इसकी प्रैक्टिस करते हुए आते हैं। लेकिन जो बच्चों ने ये दोनों कैटेगरी में नहीं होते, वो हमारी तरह इंटर का बेचारा शरीफ सा बच्चा होता है, तो उसको थोड़ी ज्यादा, ये मैं नहीं कह रहा नहीं होगा, लेकिन उसको क्या करनी पड़ती है, थोड़े ज्यादा पास पेपर करने होते हैं। इवनिंग वाला बैच होता है एटीएक्स में, आमतौर पे मेजोरिटी जॉब वाली होती है। एनरोलमेंट जितनी होती है उसकी आधे बच्चे जो है वो क्लास में आते हैं, और उसके आधे रिकॉर्डिंग में चल रहे होते हैं, वो भी 2x पे भाग रहे होते हैं। तो भाई, उनके लिए ये पीएम के मार्क्स फंसा देगा उसको। पर ये जो प्रोफेशनल मार्क्स है ना, इसके लिए जो ए लेवल्स बैकग्राउंड नहीं है, जिन्होंने एसबीएल अभी तक नहीं किया है, उनको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो जो वर्ड्स होती है ना, एक्सप्लेन करो तो क्या करना है, ऑडिट में भी आपने ये वर्ड्स पढ़ी हैं। ऑडिट ध्यान से पढ़ा हुआ है या एसबीएल किया हुआ है? तो आपको ये वर्ब्स वगैरह जो मैं यहाँ पे बताऊंगा अभी, वो आपको पहले से आती होंगी। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, रिफ्रेश। और जिसको याद नहीं है तो फिर उसको थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी बेटा, तवज्जो। क्या देनी पड़ेगी, तवज्जो। उसको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, हाथ से नहीं, कीबोर्ड पे। जितनी रिपोर्ट राइटिंग की आप अच्छी प्रिपरेशन करोगे ना खुद से, उतने ज्यादा आप 20 में से मार्क्स लोगे। ये किसी नंबर के मार्क्स नहीं है, ये आपके आंसर को आपने किस तरह से लिखा है उसके मार्क्स हैं। और इसमें एग्जामिनर सिर्फ 4 बातें देखता है। कितनी बातें देखता है, 4। और वो 4 बातें क्या हैं, ये मैं अभी अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। यहाँ पे सिर्फ 4 बातें हमें ओके रखनी होती हैं। कैसे करनी हो तो मैं तरीका फॉर्मेट सब दे दूंगा, लेकिन अभी तो मैं थोड़ा सा पूरा बता रहा हूं कि ये 20 में से 20 भी आ जाते हैं। कैसे आते हैं, अगर आपने 50-50 मार्क के क्वेश्चन की क्या की हुई होती है, प्रैक्टिस। और अगर आप बोलते हैं नहीं बस क्लास लेके पेपर हो जाएगा, तो सर तीसरी अटेम्प्ट में होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं होगा। क्योंकि सिर्फ क्लास लेके पेपर पास तो टैक्स का नहीं हुआ था, किट की थी ना घर पे बैठ के, या स्टडी हब पढ़ा था ना, कुछ तो एफर्ट की थी ना। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आमतौर पे इस लेवल पे बच्चे कहाँ होते हैं, जॉब। जॉब है, घर है, किसी किसी की तो जोजा मोहतरमा भी होती है, शादी हो गई है, कोई ऐसा भी होता है जिसके 2 चूजे भी होते हैं। तो फिर हो गया तेरा टैक्स 80x। बेटा टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, वरना पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा। और फिर कितने रह गए, कितने बचे, ये आपके क्या हैं, सॉरी, ये 10 लिखा था, यहाँ पे कितने रह गए, सॉरी, टेक्निकल मार्क कितने बचे हैं, 30। और सेक्शन बी में मैंने क्या बताया, 2 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन कितने मार्क का है, अब इसका ब्रेकअप क्या है, 2 क्वेश्चन हैं, 25 मार्क का ब्रेकअप ये है कि 5 प्रोफेशनल मार्क्स हैं और 20 जो है वो क्या है, टेक्निकल मार्क्स हैं, 5। तो 2 क्वेश्चन का मतलब हो गया ये 10 मार्क्स प्रोफेशनल मार्क्स और 40 जो है वो आपके टेक्निकल मार्क्स। आपके पेपर में 5 मार्क्स किसके हो गए, एथिक्स। 10 मार्क का प्रोफेशनल आपको कहाँ मिलता है, सेक्शन ए में। और 5-5 मार्क्स यानी 10 मार्क्स का टोटल प्रोफेशनल मार्क्स आपको कहाँ मिलते हैं, सेक्शन बी में। यहाँ पे एरिया कोई डिफाइन नहीं होता, जैसे टेक्स्ट में होता था ना, ए वाला क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ए वाला यहाँ से आएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, ये ओवरऑल सिलेबस से ही पेपर। अब देखो 50 मार्क्स का पेपर है ना, क्वेश्चन कितने मार्क का है, तो अब वो आपको जो बंदा देगा ना, तो वो बंदा जॉब भी कर रहा होगा, फिर उसका दिल चाहेगा कि कंपनी रजिस्टर कर लूं, फिर उसका कोई रिश्तेदार मर जाएगा तो उससे उसको इनहेरिटेंस भी आएगी,
और वो 2-3 एसिड अपने क्या कर देगा, सेल भी कर देगा, तो सीजीटी भी आ जाएगा। एक ही 50 मार्क के क्वेश्चन में वो हर टॉपिक को क्या करेगा, टच करता हुआ जाएगा। और याद रखना यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन का इम्तिहान नहीं है, यहाँ पे आपकी नॉलेज का इम्तिहान है कि आपको चीजों की इन्फो या नॉलेज कितनी है। एसबीआई का पेपर दिखा है, किसी ने दिया है? F7 भी दिया था। एफआर, एफआर में क्या टेस्ट होता था? कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन। और एसबीआर में आईएएस और आईएफआरएस की एप्लीकेशन की आपको नॉलेज कितनी है। आप एसबीआर में कैलकुलेशन गलत करके आ जाओ, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही करो, आप पास हो जाते हो। और एफआर में अगर कैलकुलेशन गलत करके आ जाओ तो क्या हो जाता है, फेल। ये एडवांस लेवल है, ये प्रोफेशनल लेवल है। यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन का इम्तिहान नहीं, वो टेक्स्ट में हो गया। यहाँ पे किसका इम्तिहान है, आपके लिखने के तरीके का और आपकी विजडम और नॉलेज का, कि आपको नॉलेज कितनी है, आपको तरीका कितना पता है। अब इसके बाद ये जो प्रोफेशनल मार्क्स है ना, ऑनलाइन वालों देखो स्क्रीन पे प्रोफेशनल मार्क्स नजर आ रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है आज का, पहला दिन है और पहले ही दिन में बता रहा हूं कि 20 मार्क्स 4 टॉपिक्स की वजह से वो देता है। एग्जामिनर आपको 20 में से 20 देगा, 20 में से 1 देगा, 20 में से 5 मार्क देगा। ये डिपेंड करता है कितनी बातों पे, सिर्फ ये 4 बातें मैं अपनी तरफ से नहीं लाया। जो भी ये बोलता है ना, ये मेरी तरफ से ऐसा नहीं है, ये एसीसी का टेक्निकल आर्टिकल है, उसमें एसीसी वालों ने लिख के दिया है। स्टडी आप जब खोलोगे ना, तो उसमें जो पहली स्लाइड है, जिसको आमतौर पे बच्चे पढ़ते ही नहीं है, उसमें ये लिखा हुआ है कि भैया जो आपको सेक्शन ए में 10 और सेक्शन बी में 5-5 करके 10 प्रोफेशनल मार्क्स दूंगा ना, वो आपको किस हिसाब से दूंगा। नंबर 1, एनालाइज एंड एवेल्युएशन क्या होता है मैं बताऊंगा। दूसरा, कमर्शियल एक्यू में क्या होता है मैं बताऊंगा। तीसरा, कम्युनिकेशन। चौथा, स्पेक्टिज्म। अब एक एक करके बात करते हैं। आसान से पहले बात करूंगा कम्युनिकेशन से। बेटा इंग्लिश लिखने आती है कि नहीं? सबसे पहला सवाल, इंग्लिश लिखने आती है कि नहीं? सर डबल ए पास है, क्या समझ रखा है? इसका जवाब है कम्युनिकेशन के मार्क, इंग्लिश लिखने आती है। सर डबल ए, इसका जवाब क्या है सर? मेरा चौड़े में, मेरा डबल ए पास है। एक्सेल पे डेटा टाइप करने आता है? सर जॉब करता हूं, पूरा दिन एक्सेल में घूमता रहता हूं। और सर जॉब नहीं करता तो क्या हुआ, एफएम का पेपर दिया है, टीएक्स का पेपर दिया है, ये फॉर्मेट बनाना। एफआर में मैंने सर फाइनल अकाउंट एक्सेल पे बनाया है, बनाया ना। कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड एसएफपी मैंने किस पे बनाया है, एक्सेल पे तमीज से बनाया है ना। फॉर्मेटिंग करने आती है एक्सेल पे सर, मुझे फार्मूले लगाने भी आते हैं एक्सेल पे सर, मुझे फॉर्मेटिंग करने भी आती है, और डबल ए मैंने पास किया है। इसका मतलब मुझे पहले नहीं पता था मुझे इंग्लिश आती है, डबल ए पास किया तो श्योर हो गया कि हाँ मेरी इंग्लिश ऐसी है कि गोरा समझ जाते, तभी तो डबल ए में पास किया, वरना डबल ए में लुढ़का देता। तो ये कम्युनिकेशन है बेटा। व्हाट इज कम्युनिकेशन? कि आप रिपोर्ट को, वर्ड्स को प्रोसेस कर पाते हो, चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो, एक्सेल बना सकते हो, एक रिपोर्ट बना रहे हो, बीच में एक्सेल डाल के, वो सब सिखाऊंगा मैं। लेकिन लिखना तो आपको है ना। जो पास पेपर जो किट है, वो सवाल थोड़ी पेपर में आएगा, पेपर में तो नहीं आएगा। तो उससे डेटा को एक्सट्रैक्ट करके उसको इस तरह से लिखो, इस तरह से उसको एनालाइज करके समझाओ कि डेटा आपका प्रेजेंटेबल हो, इंग्लिश आपकी अंडरस्टैंडेबल हो। ये सबसे आसान बात है, क्योंकि गोरे को समझ नहीं आएगा तो चेक क्या खाक करेगा। तो 20, जो टोटल 20 हैं, 10 इधर और 5 5 इधर, इसमें कुछ मार्क्स किसके होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स के। दूसरा होता है एनालाइज और इवेल्युएट करने के। ये एसबीआर में, सॉरी एसबीएल में बहुत किया होता है, लेकिन जिन्होंने एसबीएल में नहीं देखा होता उनको हम बताते हैं। आपके सामने एक कहानी, एक दास्तान आती है, ये लंबी चौड़ी, ये पास पेपर।
एवेल्युएट मतलब, एनालाइज मतलब क्या पता है? किसी चीज को देख के उसके हिसाब से चीजों को सजेस्ट करना, उसके ड्रॉबैक्स, उसके एडवांटेजेस को डिस्क्राइब करना। आसान भाषा बोलूं, जमाने पहले आप लोगों ने 1 साल, 2 साल, 5 साल पहले टैक्स का पेपर दिया था। 10 मार्क का सवाल था टैक्स प्लानिंग। टैक्स को प्रॉपरली प्लान कर लो, ये समझ लो आपको मिल जाएंगे मार्क्स। क्या पता है सिनेरियो होगा, आप उसको बोले हो हेलो, इस तरह से लॉस को एडजस्ट नहीं करते, जिस तरह से तूने लिखा है ना, चलिए, ये चलिए का लफ्ज नहीं लिखना है, जिस तरह आपने कहा है ना, इस तरह नहीं। इस लॉस को पीछे साल में एडजस्ट कर ले, आगे साल में एडजस्ट करेगा तो ये नुकसान है। एडजस्टमेंट तो वो भी अलाउ है, वैसे नहीं करना। यूं कर ले तो टैक्स में ज्यादा बेनिफिट। इवेल्युएट, चीजों को पढ़ के दिमाग को खोल के समझना, सुनना, और उसको क्या करना, एनालाइज करना कि ये जो तू कर रहा है इसमें फायदा ऐसे नहीं ऐसे करो। क्या करो? ऐसे नहीं ऐसे करो। ये क्या कहलाता है? एनालाइज करना। और इसी के साथ स्पेक्टिज्म का वर्ड जुड़ा हुआ है। एक बात सुनो, स्पेक्टिज्म पता है क्या है? सुना है कभी? कहीं ना कहीं सुना हो, ऑडिट में सुना था क्या? किसी की गलती नजर आए, क्या नजर आए? इसको यूं समझो, आपका एक छोटा भाई है। कौन है? छोटा भाई। और आपने उसको कुछ गलत काम करते हुए पकड़ लिया। वैसे हम पाकिस्तानी है, क्या करेंगे? हम्म हम बोलेंगे, ए गलत कर रहा है तू, आइंदा के बाद ऐसा होना नहीं चाहिए, यही बोलेंगे ना। ये स्पेक्टिज्म नहीं है। इसमें ये होगा कि आप कहेंगे, इसको यूं, अब मैं टैक्स की एग्जांपल देता हूं। एक बंदे ने कहा कि, क्या नाम है सर? अरसलान भाई। अरसलान भाई, मेरी ये इनकम है, पूरा सिनेरियो है, मैं इस सिनेरियो का एक शॉर्ट सेंटेंस ले रहा हूं। उसने लिखा कि मुझे लगता है कि ये टैक्स फ्री इनकम है। क्या? मुझे लगता है ये क्या है? टैक्स फ्री इनकम है। तो मेरे पाकिस्तानियों, जवाब कैसे लिखोगे? आप बताओ, ऐसे ही तुक्का मारो, कैसे लिखेंगे? हाँ भाई। हाँ भाई, हम रेफरेंस दे के बताएंगे, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे तू गलत कह रहा है। जैसे ही आपने कहा ना, नो योर ट्रीटमेंट इज रॉन्ग, आपके मार्क कट गए। आपने गलत को गलत बोलना नहीं है, साबित करना है। पता है क्या? आप ये लिखेंगे कि एज पर द टैक्स लॉ, या ये टॉपिक, ये वाली इनकम एग्जाम की कैटेगरी में नहीं आती। सो आई एम अफ्रेड दैट योर ओपिनियन इज नॉट करेक्ट, वी नीड टू डिस्कस इट फर्दर। ईमेल टाइप करनी होती है, इसमें ईमेल ड्राफ्ट करनी होती है, इसमें रिपोर्ट लिखनी होती है। तो अल्लाह के बंदो, ईमेल में और रिपोर्ट में कभी किसी को ये नहीं बोलते, ओए ए तूने गलत बोला है, पागल पागल हो गया है क्या? ऐसे थोड़ी, ऐसे होता है। ऐसे नहीं लिखना है, बदतमीजी नहीं करनी है। स्पेक्टिज्म के मार्क कब मिलते हैं? जब आप क्या बोलते हैं? एज पर द टैक्स लॉस, आई बिलीव। कितनी अच्छी इंग्लिश, आई बिलीव, ऐसे होना चाहिए। वी शुड वी शुड हेल्ड अ मीटिंग टू डिस्कस इट फॉर द। कितना प्यार से बोला। यानी ये वही बात है कि बेगम को कभी ना ना बोलो, या बेगम को कभी डांटो नहीं, उनको इसी तरह से, हम पाकिस्तान में कहते हैं टोपी। वो गलत है तो उसको प्यार मोहब्बत से बोलो, नहीं मेरे ख्याल से ऐसा नहीं, ऐसा 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 होना चाहिए। और ईमेल लगा, अगर जवाब लिख रहे हैं, ईमेल टाइप कर रहे हैं वर्ड पे, तो फिर उसमें क्या लिखेंगे? वी शुड मीट एंड डिस्कस फर्दर इन पर्सन। ये सारे तरीके आपको कौन सिखाएगा? हम सिखाएंगे, जब हम क्या कर रहे होंगे? पास्ट पेपर एनालाइज करना, रास्तों को ढूंढना, टेक्स्ट प्लानिंग की बातें। स्पेक्टिज्म, किसी की गलती को डायरेक्ट गलत ना बोलो,
विथ प्रूफ उसको समझाओ और उसको कन्वेंस करो। वरना आमतौर पे क्या होता है, किसी को डायरेक्ट ना बोलते हैं ना तो उसकी हट जाती है, उसकी क्या हो जाती है, हट जाती है। तो किसी की हटाने का नहीं है, आराम से प्यार मोहब्बत से अपनी बात उसके सामने रख देनी है। यानी ये वही बात है, आप जॉब वाले हो ना, सेठ गलत कर रहा होता है तो पीछे से तो आप बीप 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 चलाते हो ना, बीप बीप बीप। लेकिन जब सेठ सामने होता है तो क्या बोलते हैं सर अरसलान भाई? सर आप जो कह रहे हैं ये तो ठीक है, लेकिन इसको अगर हम यूं कर लें तो यूं 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 भी। कैसा मजा आया? स्पेक्टिज्म, यानी सेठ को चने के झाड़ पे भी रखा। आसान भाषा में, चने के झाड़ पे सामने वाली पार्टी को, अपने क्लाइंट को चने के झाड़ पे बिठा के रखो और अपनी बात भी कह दो, और उसको लगे ना कि हम उसको ना बोल रहे हैं, और ना भी बोल दो। यानी टोपी, ड्रामा, फिल्म हिंदी, शाहरुख खान, खत्म। वो आजकल इंडिया वाले आए हुए लियारी, पता है? नहीं पता। फिर होता है कमर्शियल एक्यू में। ऑनलाइन वालों जिंदा हो बेटा। कमर्शियल एक्यू में ये क्या होता है भाई? ये सबसे एक अलग बात है। आप टैक्स कंसल्टेंट जरूर हैं, लेकिन सिनेरियो में अदर देन टैक्स भी बातें होती हैं। तो सिर्फ टैक्स को अपनी रिपोर्ट में या अपनी ईमेल में कवर नहीं करना है। आप किसी भी चीज का सिर्फ टैक्स इंपैक्ट नहीं, उसके अदर फैक्टर्स भी डिफाइन करेंगे, और वो आपको क्वेश्चन बताएगा। यहाँ पे ये नहीं बोला मैं कि IAS 16 लगा के दिखाना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग शुरू करनी। थ्योरिटिकल होगा। क्या होगा? यानी हम उसको, ये ऊपर सारा हमने टैक्स का कर लिया। प्रोफेशनल एक्यू में क्या है कि अगर टैक्स की कोई वर्किंग से फाइनेंशियल इफेक्ट हो रहे हैं तो वो नरेट करना है। यानी 360 व्यू पे बात सोचनी है कि देखो, टैक्स के हिसाब से तो हमने पूरा काम कर लिया है, लेकिन जो क्वेश्चन में इसने बताया ना ये करने से यूं होगा, तो यस, इससे ये अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ये किस तरह से होता है, जब ये क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आएंगे, जब आप प्रैक्टिस पे आएंगे, तब आपको नजर आ जाएगा कि ये गिवन होता है। बस इसको उस इतने बड़े सिनेरियो में क्या करना होता है, खाली ढूंढना होता है, और ढूंढ के क्या करना होता है, उसको उसको हिट करना होता है। कि ऐसा देखो, आप एडवांस लेवल पे हो, कुछ का ये आखिरी पेपर होगा, कुछ का ये बिल्कुल एंड एंड का पेपर होगा, आप इसी से क्वालिफाई होने वाले हो। और इस लेवल पे जो आ जाता है वो आमतौर पे पढ़ने वाला बच्चा होता है, या उसका दिमाग ऐसा होता है कि वो इसी से कर सकता है, तभी तो पूरा स्किल पास किया है। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फो होगी ना, तो देखो टैक्स के पेपर में मैं क्या बोलता था, ये एक्स्ट्रा फजूल इन्फॉर्मेशन छोड़ दे, छोड़ दे, खल्ली वल्ली, इग्नोर कर, इग्नोर कर, इग्नोर कर। यहाँ पे मैं बोलूंगा, ओ भाई वो बातें बताई थी उसको भी तो कंसिडर करो, उसका भी तो इम्पैक्ट 2 लाइनें लिखो। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज इग्नोर करोगे तो कौन से मार्क्स छोड़ दोगे अपने? कमर्शियल एक्यू में के मतलब, कोई भी उसने फजूल इंफॉर्मेशन दी होगी ना, तो उस वो फजूल नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कुछ बातें बता रहा होगा, कुछ ऑडिट की बातें बता देगा, कुछ इधर उधर की जर्नलाइज बातें बता देगा। ऐसा बोल देगा कि अगले साल एक्सपेक्टेड है कि टैक्स लॉ में चेंजिंग आ जाए। कुछ ऐसा मार्केट की बातें बताएगा जिसको आपने क्या रखना है, कंसिडरेशन में रखते हुए अपना आंसर लिखना है। और ये टोटल 4 बातें हैं जिससे आपके कितने मार्क्स हैं टोटल? 20। और ये लिखते लिखते, प्रैक्टिस करते करते कवर होगा। याद रखना, आपको अभी मैं प्लानर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से पहले दे दूंगा। प्लानर पे स्टिक हो जाना। रिकॉर्डिंग जब मैं कह रहा हूं कि पेपर से 1 महीना पहले खत्म हो जाए तो कर लेना, क्योंकि आप जितना जल्दी रिकॉर्डिंग खत्म करोगे, यानी मेरे प्लानर पे जितना ज्यादा चलोगे, मेरे को मैं अब 7 दिन बाद एक और क्लास रखूंगा। तो मैं आपको जो ग्रुप में आ जाएगा मैं उसको बता दूंगा कि अब आपने ये वीडियोस देखनी है, तो मैं अब उसके पास पेपर 50 या 25 मार्क्स वाले करा रहा हूँ। तो जिसने वो वीडियोस देख ली होंगी, जिसने वो चीज कवर
कर ली होगी वो मेरे साथ पास पेपर कर पाएगा ना, वरना वो क्या बोलेगा, यार वो करके फिर ये तो रिकॉर्डिंग लगी जाएगी, ये फिर बाद में देखूंगा। तो फिर ये सिलेबस पूरा नहीं कर पाओगे। इसमें जितने ज्यादा आप पास पेपर कर लोगे ना, ज्यादा है भी नहीं। अभी मैं आपको स्टडी हब भी दिखाऊंगा। ज्यादा पास पेपर नहीं है, किट भी इसकी टैक्स, ये टैक्स टैक्स इसमें पूरा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं, वो भी कैलकुलेशन ही है। ज्यादा जो आपको सीखना है ना, यहाँ पे आपने कैलकुलेशन इतनी ज्यादा नहीं सीखनी है। कैलकुलेशन आप सीख जाओगे, लेकिन आपको लिखने का तरीका मुझसे सीखना है कि 50 मार्क के सवाल में लिखना कैसे है। आपने ये सीखना है कि 25-25 मार्क से सवाल को लिखना कैसे। ऐसा भी होता है कि एक स्टूडेंट सिर्फ एक 50 मार्क का सवाल मुझसे समझता है तमीज से, और वो पेपर पास कर जाता है। और एक ऐसा होता है जो 50 मार्क से 10 सवाल करता है लेकिन पेपर पास, क्योंकि उसका फोकस कैलकुलेशन पे चला जाता है, उसको लिखने नहीं आ रहा होता। अजान हो रही है, 2 मिनट वेट कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह। अब देखो, ये मैं ग्रुप में लिंक दे दूंगा, ये सारे हैंड आउट उस लिंक पे हैं, तो आप लोग, ये मेरी वेबसाइट है अपनी, तो इस पे आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं पेपर राउंड अप पे या सिलेबस पे। अब जिन्होंने रीसेंट दिया हुआ है ना, उनको तो ये हिफ्ज है, लेकिन आप लोगों को वो एक पीछे दिमाग में कहीं वो होता है ना, बैक ऑफ द माइंड कहीं होगा, तो थोड़ा थोड़ा ऑनलाइन वालों और यहाँ वालों थोड़ा थोड़ा याद आएगा, अहमद रिमशा, राइट। देखो भाई, ये सिलेबस है, ये इतना ही है बस। इसमें जो येलो हाईलाइटेड एरिया है ना, ये नया है। क्या बोल रहा हूं? येलो हाईलाइटेड है ना, ये नया है। अब सुनना, गौर से सुनना। सबसे पहले, जब आप लोग टेक्स्ट में थे, आंखें बंद करो, अज्यूम करो जब आप बहुत यंग थे। नहीं, अच्छा अभी भी यंग है, ओके। उस वक्त का ये बात है जब आप टेक्स्ट की क्लासे लेते थे, तो वहां पे आपको किसी ने भी पढ़ाया हो, आपने कहीं से भी पढ़ा हो, कंप्यूटेशन ऑफ टेक्स्ट पढ़ा होगा, जिसमें नॉन सेविंग, सेविंग, डिविडेंड, फिर सेविंग का नील रेट बैंड। जो पुराने हैं उन्होंने डिविडेंड का नील रेट बैंड 2000, जो ज्यादा पुराने। जो थोड़ा कम पुराने, उन्होंने डिविडेंड का नील रेट बैंड 1000। और जो बिल्कुल करीब वाले हैं, रीसेंट अटेम्प्ट वाले हैं, यानी टैक्स ईयर 24-25 वाले हैं, उन्होंने डिविडेंड का नील रेट बैंड 500 पढ़ा है। पर्सनल अलाउंस आजकल 12,570 चल रहा है। कुछ लोगों ने 12,320 भी पढ़ा हुआ होगा। कोई ज्यादा पुराना है तो 11,800 कुछ भी पढ़ा हुआ होगा। पर्सनल अलाउंस, फिर बैंड्स, बेसिक बैंड, हायर बैंड, एडिशनल बैंड, फिर शादियां, मतलब मैरिज अलाउंस, फिर बच्चे, चाइल्ड बेनिफिट चार्ज, फिर इंटरेस्ट की वर्किंग, डिविडेंड की वर्किंग। ये पूरा सेम, नो चेंज, पूरा सेम नो चेंज, जिसकी वीडियोस आपको पोर्टल पे मिल जाएंगी। फिर प्रॉपर्टी, और ये वो वीडियोस हैं, क्लास रिकॉर्डिंग नहीं है, ये स्टूडियो की रिकॉर्डिंग है, साइड में मैं कोने में बना हुआ मिलूंगा, और वो आपको ई एकेडमी की रिकॉर्डिंग मिलेगी, क्लास रिकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। फिर प्रॉपर्टी इनकम, लैंडलॉर्ड तुसी पिंड दे चौधरी,
लैंडलॉर्ड होता है, अक्रूवल बेसिस, कैश बेसिस, फर्निश हॉलीडे लेटिंग। धुंधला धुंधला याद आ रहा है? सुनेला सुनेला लग रहा है थोड़ा सा? फिर प्रॉपर्टी के लॉसेस, पूरा चैप्टर सेम, पूरा चैप्टर सेम है। अलैहिस्सलाम। इसके बाद एक दफा का जिक्र है, आपने एम्प्लॉयमेंट इनकम पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? एम्प्लॉयमेंट इनकम। एम्प्लॉयमेंट इनकम में एनुअल सैलरी होती है, फिर कितने बेनिफिट? 35 बेनिफिट होते हैं। कार, फ्यूल, अकोमोडेशन, जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन। धुंधला धुंधला याद आ रहा होगा। टैक्स कब पास दिया आपने बेटा? 1 साल पहले। तो ये मैं बता रहा हूं, काफी हमने बताया, आप रिकॉर्डिंग देखना जरूर। तो सारे बेनिफिट्स, बोनस, पूरा एम्प्लॉयमेंट इनकम टीएक्स वाला, पूरा। लेकिन यहां पे नंबर 6 पे एक न्यू चैप्टर आता है, जो है एम्प्लॉयमेंट इनकम के फर्दर एक्सपेक्ट्स। यानी आप देखो, शुरू के 5 चैप्टर, शुरू के कितने? 5 चैप्टर, ये वही हैं जो कहां से आ रहे हैं? टीएक्स और डिट्टो। क्या? डिट्टो। ये आपको कंफर्म पता है कौन कर देगा? आप लोग अली से बड़ा कांटेक्ट में रहना। पता है क्यों? ये बंदे ने रीसेंट पेपर दिया हुआ है। जो मैं बोल रहा हूं ना डिटो, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये किसी स्टूडेंट का पोर्टल है, एसीसी का। ऑनलाइन वालों तवज्जो, आई नीड प्लीज। बेटा लेटे लेटे क्लास नहीं लेते, बुरी बात। अब देखो, डिटो का मतलब पता है क्या है? इसमें एक लफ्ज भी चेंज नहीं है। जो टीएक्स का स्टडी हब है ना, वही कॉपी करके नाम टी की जगह ए कर दिया है। किसने? एसीसी वालों ने। और ये अभी आपके सामने खुल जाएगा। ये एटीएक्स का जो शुरू के 5 चैप्टर के मैंने नाम लिए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, प्रॉपर्टी इनकम, एम्प्लॉयमेंट इनकम, ये जो 5 टॉपिक शुरू के हैं, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सब, ये 100% कहां से कॉपी कैट हो रहा है? कहां से? टीएक्स से। तो जिन्होंने जितना रीसेंट टैक्स दिया हुआ है उनके लिए उतना फायदा है। लेकिन आपको पूरा कोर्स है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, लेकिन आपको क्या करनी है? थोड़ी टाइम देना पड़ेगा। देखो, चैप्टर ये आगे, यहां पे जो नया है ना, वो चैप्टर 6 है, फर्दर एक्सपेक्ट्स। ये क्या है? समझो, आप लोग जॉब करते हैं या नहीं भी करते, आपने अभी रिसेंटली कुछ ना कुछ पेपर्स में कहीं ना कहीं पढ़ा है, कंपनी अपने डायरेक्टर्स को ऑप्शन देती है। ऑप्शन क्या होता है? शेयर्स के ऑप्शन। कंपनी डायरेक्टर्स को क्या ऑफर करती है? शेयर्स। टीएक्स में शेयर्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं था, ऑप्शंस का कोई ट्रीटमेंट। कंपनी अगर डायरेक्टर को शेयर्स इशू करे, तो क्या हो, वो शेयर्स कितनी टाइप्स के होते हैं? सीएसओपी होता है, ईएमआई होता है, इंसेंटिव स्कीम्स होती हैं। ये आपके टैक्स के सिलेबस में नहीं था, ये एक न्यू एरिया है। फिर कोई बंदा जॉब से टर्मिनेट किया जाए, ये भी टैक्स में नहीं था। टैक्स में क्या होता था? बंदा जॉब कर रहा है, बेनिफिट हो रहे हैं, सैलरी में बेनिफिट ऐड हो रहे हैं, अलाउड एक्सपेंस माइनस हो रहे हैं, कहानी खत्म। लेकिन टर्मिनेशन के टाइम क्या? उसको एक्स ग्रेशिया, ये क्या हो गया पाकिस्तानियों? ग्रेजुइटी मिलती है। जॉब जॉब करते हो तो ग्रेजुइटी, वहां पे एक्स ग्रेशिया पेमेंट, आसान भाषा में टर्मिनेशन पेमेंट। टर्मिनेशन पेमेंट जो होती हैं, जो टर्मिनेशन की पेमेंट हैं, उस पे क्या टैक्स के इम्पैक्ट्स हैं? ये। और एक बंदा होता है शाणा। क्या होता है? शाणा। शाणा आदमी क्या करता है पता है? वो, अब मैं जो बोल रहा हूं ना, ये ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। एक बंदा है, वो कंपनी में एम्प्लॉय है, लेकिन एम्प्लॉय नहीं है। ऐसा किस, ये क्या बात कर दी? कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना। एक बंदे ने 1 पर्सन कंपनी रजिस्टर कर ली, सोल ट्रेडर खुद को रजिस्टर किया, सर्विस कंपनी। और जिस कंपनी से रिजाइन करके कंपनी रजिस्टर की है ना, उसी कंपनी को क्या दे रहा है? अपनी सर्विसेज दे रहा है। इससे टैक्स में क्या सेटिंग होती है? टैक्स में बचत होती है। कैसे होती है अभी नहीं सोचने का, जब इस टॉपिक पे आएंगे तो हम इसको पीएससी को पढ़ेंगे, पर्सनल सर्विस कंपनी की वजह से टैक्स में क्या होता है। ये टैक्स में टॉपिक नहीं थे, ये पूरा एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ,
कौन से टॉपिक के साथ? एम्प्लॉयमेंट। पूरा एम्प्लॉयमेंट वो वाला तो है, प्लस ये एक चैप्टर जिसमें कितने नए टॉपिक हैं? 3। ये आपको पढ़ना है। इसके बाद आ गया, हाँ, इसके बाद ट्रेडिंग इनकम। याद करो एक वक्त जब आप छोटे छोटे थे, टीएक्स पढ़ते थे, अलाउड नॉट अलाउड, ये एक्सपेंस अलाउ है, ये एक्सपेंस नॉट अलाउड है, इसको एड बैक कर दो, इसको नहीं करो, इसको ले लो, इसको छोड़ दो। और फिर एक बला आती थी, छोटी बला, कैपिटल अलाउंस, WDA, FYA, याद आया? धुंधला धुंधला याद आया? ये WDA, FYA, कैपिटल अलाउंस, ये पूरा एज इट इज आपके सिलेबस का हिस्सा है। जिन्होंने थोड़ा पुराना टैक्स पास किया हुआ है, 24-25 में टैक्स नहीं दिया, 23-24 से इससे पहले जिन्होंने दिया है, तो आप लोग कुछ टॉपिक्स नहीं पढ़े हुए, जो 24-25 के टैक्स ईयर में नए आए थे, जिसको हम लॉसेस की एडजस्टमेंट कहते हैं। कि अब पहले ये होता था कि आप अपना अकाउंटिंग ईयर कुछ भी बना लेते थे, अब आप अपना अकाउंटिंग ईयर टैक्स ईयर के हिसाब से ही बनाते हैं। तो जिनका पुराना टैक्स पास है उनके लिए ये भी एक नया टॉपिक है, और जिनका अभी रीसेंट टैक्स है उनके लिए ये टॉपिक भी एग्जिस्टिंग टॉपिक है, नया नहीं है। तो दोनों के लिए ये पूरा लेक्चर आपको मिल जाएगा। कुछ के लिए रिकेप ऑफ टैक्स होगा, और आप लोगों के लिए क्या होगा? ये नया टॉपिक होगा कि ये क्या हो गया, क्योंकि आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा, और मैं तो यही समझता हूं कि आपको कुछ भी याद नहीं है, इस हिसाब से ही हमने पूरा कोर्स बनाया। इसके बाद पार्टनरशिप 100% सेम है। फिर यहां पे आता है एक नया टॉपिक, पर्सनल टैक्स प्लानिंग और पर्सनल फाइनेंसिस, कि किस तरह से ये 50 मार्क्स के सवाल को डील करना है किसी एक इंडिविजुअल के लिए। यानी ये रिपोर्ट राइटिंग के लिए हमारे पास टॉपिक होता है। चैप्टर 14 नया है। रिपोर्ट्स में किन किन बातों का ख्याल रखना होता है, किन बातों को इग्नोर करना होता है, और आप किसी का टैक्स एडवाइजर बनने जा रहे हो, ये एक काम है ना, इंटेग्रिटी वाला काम है, ईमानदारी वाला काम है। किन पॉइंट्स का ख्याल रखना चाहिए एग्रीमेंट को साइन करने से पहले? ये आपको याद हो, ऑडिटर असाइनमेंट, ऑडिटर अपना क्या देता है? एंगेजमेंट लेटर देता है, उसमें क्या बातें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। इसी तरह एक टैक्स एडवाइजर भी जो होता है ना, वो भी एक प्रॉपर क्या करता है? किसी से एग्रीमेंट करता है। एग्रीमेंट में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और दूसरे का टैक्स बचाना आपका काम है। टैक्स अवॉइडेंस, ईमानदारी के साथ दूसरे आदमी का टैक्स बचाना, ये आपका क्या है? काम है। और ये आपका सबसे बड़ा एरिया है। और एक छोटी सी बात है, सबसे एग्जामिनर का फेवरेट एरिया अब मैं बोल रहा हूं, वो है ओवरसीज एक्सपेक्ट। क्या नाम है उसका? ओवरसीज एक्सपेक्ट्स क्या होते हैं बेटा? आपने ये टॉपिक कभी भी टीएक्स में नहीं पढ़ा। ओवरसीज एक्सपेक्ट्स ये होते हैं कि आप यूके में हैं और आपको ब्राजील से इनकम हो रही है। आप यूके में हैं, आपकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में, और वहां पे आपको क्या मिल रहा है? रेंट मिल रहा है। आप यूके में हैं और आपकी चाइना में जो है वो एक कंपनी चल रही है, और उस चाइनीज कंपनी को क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो उस ओवरसीज इनकम पे क्या यूके का टैक्स लगेगा? क्या यूके का टैक्स नहीं लगेगा? हाजा सवाल, दैट इज द क्वेश्चन। इसका जवाब ओवरसीज एक्सपेक्ट है। ओवरसीज एक्सपेक्ट्स का जो टॉपिक है वो इनकम टैक्स में भी है, सीजीटी कैपिटल गेन्स टैक्स में भी है, और इनहेरिटेंस टैक्स में भी है। मतलब आप यूके में रहते होंगे और आपको कहीं आपका कोई बंदा कहाँ मर जाएगा? किसी और मुल्क में मर जाएगा, वहां से आपको क्या मिलेगी? उसकी डेथ स्टेट में हिस्से मिलेंगे। तो बाहर मुल्क से यूके वाले बंदे को अगर कोई इनकम अराइज हुई तो क्या उस पर टैक्स देना पड़ेगा? सवाल है ये। अराइज होने का मतलब ये है कि अरसलान भाई कहाँ बैठे हुए थे? यूके में, और इन्होंने कराची में एक डिफेंस में फ्लैट लिया हुआ था, और उस फ्लैट से हर महीने क्या आता था? रेंट आता था। तो रेंट तो हर महीने अराइज हो रहा है। क्या इस पे रेंट इनकम जो पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में मीजान बैंक में जमा होती जा रही है, कौन से बैंक में जमा होती जा रही है?
मीजान, क्या मीजान बैंक में हर महीने जो रेंट जमा हो रहा है उस पर यूके में टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं? ये अराइज कहलाता है, अराइजिंग बेसिस क्या कहलाता है। दूसरा, अरसलान भाई उस पैसे को पाकिस्तान में ही रहने देते हैं, ऐसा हो सकता है। या फिर अरसलान भाई उस पैसे में से थोड़ा सा, 5 करोड़ रेंट जमा किया है। कितना रेंट जमा हुआ है? 5 करोड़। 1 करोड़ यूके ले गए। कितना ले गए यूके? 1 करोड़। तो क्या 5 करोड़ पे यूके का टैक्स अप्लाई होगा, या जो रेमिट किया है, रेमिटेंस टू यूके, उस 1 करोड़ पे टैक्स लगेगा? ये क्वेश्चन है। कभी अराइजिंग पे लगता है कि आपको पाकिस्तान में इनकम हुई, यूके वाले बोलते हैं पूरी अमाउंट पे टैक्स दे। आपको पाकिस्तान में इनकम हुई, यूके वाले बोलते हैं नहीं, इस पे टैक्स नहीं लेंगे। जब ये इनकम कहां जाएगी? यूके लेके आओगे तब उस पे टैक्स लेंगे, लेकिन उसे पेनल्टी लगाएंगे, उस पे एडिशनल टैक्स लगाएंगे, ये करेंगे वो। ये ओवरसीज एक्सपेक्ट है, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बिल्कुल न्यू टॉपिक है। बिल्कुल क्या है? न्यू टॉपिक है। आपने कभी भी जिंदगी में ये पढ़ा नहीं, और एग्जाम में ओवरसीज एक्सपेक्ट ना आए ना, तो एटीएक्स वाले को नींद नहीं आती। उसकी नींद उस वक्त पूरी होती है जब एटीएक्स से पेपर में कौन सा टॉपिक देता है? ओवरसीज। और ओवरसीज सिर्फ इनकम टैक्स में नहीं है, कॉर्पोरेशन में भी है। कंपनी को भी ओवरसीज इनकम हो सकती है। एसेट, सीजीटी, आपने एसेट किसी और मुल्क में बेच दिया, उस पे भी है। और आपका कोई रिश्तेदार किसी दूसरे मुल्क में मर गया, वहां से आपको गिफ्ट मिला, वहां से उसने आपको इनहेरिट किया, उस पे भी है। यानी पूरे सिलेबस पे ओवरसीज जो है वो छाया हुआ है। ये एक सबसे बड़ा और न्यू एरिया है, और हर टॉपिक में ये एक चैप्टर है। इंडिविजुअल में ओवरसीज का चैप्टर, कॉर्पोरेशन में ओवरसीज का चैप्टर, सीजीटी में ओवरसीज का टॉपिक, और आईएसटी में भी ओवरसीज का टॉपिक मिलेगा। फिर आते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स, सॉरी सीजीटी। सीजीटी पूरा आपका इंडिविजुअल का जो सीजीटी, कंपनीज का जो सीजीटी है, पूरा टीएक्स वाला है। 3 रिलीफ ज्यादा है, 3 से 4 रिलीफ एक्स्ट्रा है। रिलीफ बोले तो पुराना टाइम था, याद करो 2 साल पहले, रोल ओवर रिलीफ आया याद? नाम सुनेला सुनेला लग रहा है। रोल ओवर रिलीफ, डेफर्ड रिलीफ, गिफ्ट रिलीफ, बदर, बदर बोले तो बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ, इनकॉर्पोरेशन रिलीफ, पीआरआर, एक बंदा घर में रहता हो, लेटिंग रिलीफ। ये 7 रिलीफ पड़े थे ना, यहाँ पे 3 रिलीफ और आ जाएंगे। कितने रिलीफ और आ जाएंगे? 3 रिलीफ और आ जाएंगे, और ओवरसीज एक्सपेक्ट एक और बढ़ेगा, और सीजीटी खत्म। इसी तरह आईएसटी है, पूरा टीएक्स का आईएसटी 22 नंबर पे मैंने लिखा है। पूरा कौन सा आईएसटी? टीएक्स का 2 चैप्टर एक्स्ट्रा है। एक है फर्दर एक्सपेक्ट जिसमें ओवरसीज है, और एक है ट्रस्ट। हम टैक्स के पेपर में सीएलटी पढ़ते थे और पैट पढ़ते थे। सीएलटी क्या होता है? आपने ट्रस्ट को गिफ्ट करा, अब वो ट्रस्ट जो है उसका टैक्सेशन कैसे होगा, ये हमने आज तक कभी भी नहीं पढ़ा, ये यहां पढ़ेंगे। एक और टॉपिक एक्स्ट्रा है जिसको कहते हैं स्टैम्प ड्यूटी। क्या बोलते हैं उसको? चैप्टर है पूरा, लेकिन 10 मिनट की वीडियो। कितनी मिनट की? 10 मिनट में वो स्टैम्प ड्यूटी का पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। कोई लोग उसको एक टॉपिक बोलते हैं, मैं कहता हूँ 10 से 15 मिनट के चीज को क्या टॉपिक बोला जाता है? लेकिन एक नई बात है, स्टैम्प ड्यूटी पढ़ेंगे। उससे मुश्किल तो टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट है भाई। इसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स पूरा इंडिविजुअल वाला ही है, ओ सॉरी टीएक्स वाला ही है। इसमें आप देख रहे हैं ज्यादा न्यू टॉपिक्स हैं। सबसे पहले लॉस रिलीफ जो है ना, कंपनी के जो टीएक्स में कंपनी के लॉस रिलीफ थे वो बहुत आसान होते थे। यहाँ पे थोड़े से क्या हो जाएंगे? एक्सटेंसिव होंगे, कॉम्प्लिकेटेड होंगे। ग्रुप ऑफ कंपनीज आपने टैक्स में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कॉन्सोर्टिया। ये क्या होता है? ये एक नई चीज होती है, ये आप सीखेंगे। ओवरसीज मैंने बता दिया। फैमिली कंपनीज या फैमिली बिजनेसेस, टीएक्स में सिर्फ कॉर्पोरेशन होती थी, यहाँ पे फैमिली कंट्रोल बिजनेसेस पे कुछ टैक्स के रिलीव होते हैं। छोटी कंपनीज होती है ना, तो गवर्नमेंट उन पे थोड़ा हाथ रखती है, तो उनके साथ क्या होगा? और आखिरी में वही एक नया टॉपिक जो कि आपका रिपोर्ट राइटिंग में आपके सिनेरियो को हैंडल करने में हेल्प करता है, टैक्स प्लानिंग एंड फाइनेंस।
वो जो मैंने कहा था ना, बिजनेस की अदर चीजों को भी देखते हुए चलना है, उसका भी आइडिया वो यहाँ पे इस चैप्टर में एग्जामिनर दे रहा है कि कैसे करना है। वैट 80% वही टैक्स वाला है, बस वैट के अंदर ओवरसीज एक्सपेक्ट आएंगे ज्यादा। आपने टीएक्स में भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को थोड़ा सा पढ़ा है, 5 मिनट पढ़ते हैं टैक्स में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि ओवरसीज एक्सपेक्ट्स के ऊपर वैट की फर्दर डिटेल क्या है। एथिक्स एक पूरा नया टॉपिक है। एथिक्स जो है वो क्या है, पूरा नया टॉपिक है। और कितने मार्क्स का एथिक्स आएगा पेपर के अंदर? 5 मार्क्स का लाजमी आएगा। ये हमारे पास स्पेशल वो हो गया कि ये वो टॉपिक्स हैं जो हमारे पास एक्स्ट्रा हैं। और लाजमी लाजमी पेपर आप देखो, एग्जामिनर मुझे बताओ कि आपसे टीएक्स का दोबारा एग्जाम लेगा? टीएक्स का एग्जाम तो नहीं लेगा ना। तो आप मुझे बताइए, टीएक्स के साथ साथ एटीएक्स के टॉपिक्स क्या होंगे लाजमी? एटीएक्स का कोर्स सिर्फ 40% है, टैक्स का पूरा और एडिशनल कितना है, सिर्फ 40%। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप पढ़ेंगे कैसे? देखो भाई, आप वीडियो देखेंगे प्लानर के हिसाब से, प्लानर के हिसाब से वीडियो देखेंगे। जब वो वीडियो में चैप्टर कंप्लीट होगा तो आप ये जो बुक नहीं लेनी है, स्टडी टेक्स्ट नहीं लेनी है, ये स्टडी हब है, इससे उस चैप्टर को रीड करेंगे। पहले क्या करेंगे, वीडियो से टॉपिक कवर करेंगे एज पर द प्लानर, और उसके बाद क्या करेंगे आप, चैप्टर की रीडिंग करेंगे। जब रीडिंग करेंगे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, काफी मैंने रिकॉर्डिंग में सॉल्व किए हुए हैं, ये आपका कवर हो जाएगा। जैसे ही फिर आप ये जो मैं बताऊंगा कि इतने इस दिन तक आपने ये काम कर लेना है, और फिर जब क्लास होगी लाइव इसी तरह से, तो उसमें हम आएंगे यहाँ। मैं आपको खाली दिखा रहा हूं अभी। आपको याद है टीएक्स के स्टडी हब में कितने क्वेश्चन है? टीएक्स के स्टडी हब में प्रैक्टिस क्वेश्चन अराउंड 300 के करीब हैं, एमसीक्यूज के साथ। और सीआरक्यू और ओटीक्यू की बात करो तो वहां पे तकरीबन 150 के करीब क्वेश्चंस हैं। लेकिन ये अब टीएक्स नहीं है, वहां पे इतने क्वेश्चन इसलिए होते हैं प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं है, यहाँ पे रूल्स तो आप सीख जाओगे, आपको आ जाएंगे, आप इस लेवल पे हो गई। यानी ये फाइनल स्टेज पे वही बच्चा पहुंच रहा होता है जिसका दिमाग एसीसीए करने वाला है। बहुत सारा जो होता है ना, वो बोलते हैं ना, फिल्टर होके छन छना के पीएम की बला, एफएम की बला, डबल ए की बड़ी बला, इस सब से छन छना के बेचारे आप लोग यहाँ पहुंचे होते हो। तो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करना, रूल्स को याद कर लेना, सॉल्व कर लेना कोई इतना मुश्किल नहीं होता। आपके लिए मुश्किल होता है कि इसको रिराइट कैसे करना है। आप देखो कितने क्वेश्चन दिए हैं स्टडी हब में, सिर्फ 12। 4 क्वेश्चन है 50-50 मार्क्स के, 8 क्वेश्चन है 25-25 मार्क्स के। मेरी नीयत है मैं ये सारे क्वेश्चन क्लास में आपको करा दूंगा, यानी ये 12 तो मैं करा दूंगा। इसके अलावा कैप्लान के मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, वो उसकी आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। और ये 12 से प्रैक्टिस में मजा नहीं आएगा, तो आपने कैप्लान की किट को क्या कर लेना है, सॉफ्ट में ले लेना, मुझसे ले लेना सॉफ्ट में, और हार्ड से अगर किसी को पढ़ने का हो तो वो फिर उसको खरीदनी पड़ेगी। तो आपको सिर्फ आज का आइडिया देने के लिए ये देखो, ये मैं सेक्शन ए का क्वेश्चन खोल रहा हूं, देखो डरना नहीं है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाँ, ये देखो, ये दिख रहा है, पढ़ पा रहे हो ना? अभी इसको पूरा नहीं पढ़ना है। ये एक कहानी है, ये एक कहानी है जिसमें एक लेटर आया हुआ है। ये लेटर है, उस लेटर में बकवासात हैं, ये यूं ऐसा हो गया वैसा हो गया। मेन आप यहां देख रहे हो क्या मांगा है, उसके इतने बुरे दिन आ गए, वो हमसे क्या मांग रहा है? हमें कह रहा है कि 1 2 3, ये देखो स्टडी हब की गलती, 1 के बाद फिर 1, फिर 2 3, टोटल 4 है वैसे। कितने पॉइंट्स को ध्यान में रखना है? 4। अभी मैं इनको नहीं रीड कर रहा, क्योंकि सारे जो है उन्होंने अभी कल टेक्स्ट का पेपर पास नहीं किया है, 2 साल पहले किया है। ठीक है, ऑब्वियसली हम तो सबको चलेंगे ना। तो ये 4 पॉइंट्स हैं,
फिर नीचे आता है क्लाइंट की एक फाइल है, उसमें क्लाइंट के बारे में बताया गया है कि क्लाइंट कैसा था, उसकी हिस्ट्री क्या है। फिर नीचे एक और ईमेल आई हुई है, फिर आप क्या काम कर रहे हो वो है, और फिर यहाँ देखो 5 मार्क्स के लिए क्या बोला है, बताओ क्या इंफॉर्मेशन चाहिए आपको उसका एडवाइजर बनने से पहले। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है इसका हैंडआउट में मेरे, और स्टडी हब में भी इसका आंसर लिखा हुआ है कि किसी भी इंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले हमें उस सामने वाले क्लाइंट की क्या क्या इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। और ऐसा ही मिलता जुलता ऑडिट में याद किया था कि नो योर कस्टमर या नो योर क्लाइंट, याद है, नॉलेज ऑफ क्लाइंट का होना बड़ा जरूरी है। कितने मार्क्स दे रहा है? जर्नल थ्योरी, एक्सप्लेन का वर्ब लिखा हुआ है, एक्सप्लेन का वर्ब है मतलब आप इसके रूल्स को इस सिनेरियो पे अप्लाई कर दो, खत्म। फिर देखो, यहां देखना, प्रिपेयर कैलकुलेशन, क्या कैलकुलेट करना है मैं ये नहीं पढ़ रहा, कुछ कैलकुलेट करना है, कुछ कैलकुलेट करना है। कितने मार्क्स के लिए? 8 मार्क्स के लिए। अब जिन्होंने बहुत रीसेंट पेपर दिया मैं उनके लिए पढ़ रहा हूं, आप लोग नहीं सुनना। कंपनी खोलनी चाहिए या सोल ट्रेडर बनना चाहिए, बताओ टैक्स में कहां फायदा है? ऐसे क्वेश्चंस टीएक्स में भरे पड़े होते हैं। यानी ये पूरा जो 8 मार्क्स है ना, ये कहां से उठा के आया? क्योंकि एटीएक्स में 40% न्यू है, 100% कौन है? टीएक्स है। तो आपको पूरा ही सिलेबस देंगे, एटीएक्स कम टीएक्स, सिर्फ आप एटीएक्स नहीं पढ़ रहे, आपको टीएक्स पढ़ना जरूरी है क्योंकि 2 साल पहले टीएक्स पास किया। इसी तरह आगे की रिक्वायरमेंट में नहीं पढ़ूंगा वरना आप लोग डरेंगे। ये आप देख रहे हैं, एक 5 मार्क्स का, एक 8 मार्क्स का, 4 मार्क्स का एक्सप्लेन करो, फिर 2 मार्क्स का स्टेट करो, फिर यहाँ पे सीजीटी की वर्किंग, पर्सनल ओनरशिप के एसेट के लिए क्या होती है, इसमें कैलकुलेशन में देखो सीजीटी भी बोला, सीजीटी के रिलीफ को कंसिडर करने का भी बोला, वैट के बारे में भी बोला, कितने मार्क्स दे दिए। और फिर आखिरी में आफ्टर टैक्स कॉस्ट की कोई कैलकुलेशन बनानी है, पता नहीं क्या, कितने मार्क्स की, टोटल ये 50 मार्क्स का सवाल। जो लेट आए, इससे पहले मैंने कहा था ये 50 में से 5 मार्क्स किसके हैं? एथिक्स। कितने बचे? 45। 45 में से 10 मार्क्स किसके हैं? वो जो 4 पॉइंट्स मैंने बताए थे कि ये 4 पॉइंट्स को कंसीडर करने के, प्रोफेशनल मार्क्स के, कितने रह गए? 35 मार्क्स की कैलकुलेशन या है। बाकी उसको लिखने का तरीका, लिखने का स्टाइल, एक्सप्लेन कैसे करते हो और एथिक्स में रहते हो कि नहीं, इसके कितने मार्क्स हैं? 15। 35 मार्क्स सॉल्व करने के, 15 मार्क्स तमीज, ईमानदारी, इंटेग्रिटी से उसको लिखने के। आमतौर पे बच्चे घूम जाते हैं, तो घूमना नहीं है। आप देखो 40 यहाँ लिखा है, 10 मार्क्स उसने यहाँ लिखा है, और जो मैंने आपको एक एक टर्म अभी समझाई थी ना, मैंने आपको क्या कही, मैं खुद से थोड़ी लाया हूँ, कोई भी टीचर खुद से नहीं लाता, ये पेपर में लिखी होती हैं। आपको क्या करना है? कम्युनिकेट करना है, फिर एनालाइज एंड इवेल्युएट करना है, फिर स्पेक्टिज्म और कमर्शियल एक्यू में। ये चारों पॉइंट्स में मैंने तकरीबन 20 मिनट लगाई हैं अभी थोड़ी देर पहले कि इसमें करते क्या है, और हैंड आउट में इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि कैसे क्या करना है। ये इस तरह का 50 मार्क का क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा। 4 क्वेश्चन स्टडी हब में है, नियत ये है कि चारों मैं आपको क्लास में करवा दूंगा। सेक्शन बी पे आते हैं, एक क्वेश्चन सेक्शन बी का भी दिखा देता हूं। ये देखो, स्टार्ट करते हैं इसको, बिस्मिल्लाह। ये देखो, यहाँ पे ज्यादातर कहानी कम होती है, कैलकुलेशन का फोकस, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनल मार्क्स कितने, 25 का है ना, 25-25 के दो हैं, 5 मार्क्स प्रोफेशनल हैं, 20 मार्क्स का जो आपका टेक्निकल चीजें हैं वो हैं। इधर कोई एथिक्स वगैरह नहीं है। तो यहाँ देखो आपके सामने नंबर्स नजर आ रहे हैं, ये कंपनी है 75, एमा जो है उसकी शादी बिल से हुई, वो 75 साल की है, अल्लाह अकबर। फिर उसके 2 बच्चे भी हैं, दोनों जवान हैं। फिर उसका डोमिसाइल, आपने यूके रेजिडेंट पढ़ा हुआ है, इधर जब आप आएंगे तो आपको यूके डोमिसाइल की एक एक्स्ट्रा वीडियोस आपको मिलेंगी कि एक होता है यूके रेजिडेंट और एक होता है यूके डोमिसाइल होल्डर।
वो क्या होता है, ये एक नया टॉपिक है जो आपको मिला जाएगा। फिर ये पूरी कहानियों के बाद उसने ये बताया, ये शेयर होल्डिंग देख रहे हो, जिन्होंने रिसेंट पेपर दिया हुआ उनको ये देख के लग रहा होगा कि ये आईएसटी का पेपर। ये क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा है कि किसका है। वैल्यू रिडक्शन कैलकुलेट कैसे करनी है। आप लोग 2 साल पुराने टेक्स्ट दिए हुए हैं, ये मैं बता रहा हूं कि ये वाली चीज आपने टीएक्स में आज से 2 साल पहले क्या की है, सॉल्व की है। ये सारा जब आप वीडियो देखोगे ना, सारा क्या हो जाएगा, रिफ्रेश होगा। और इसकी 25 मार्क्स की रिक्वायरमेंट क्या है, देखो 13 मार्क्स से लिए क्या बोल रहा है। इन रिलेशन टू एमा प्रपोज गिफ्ट टू द बेटा, नंबर 1 एक्सप्लेन करो क्या लायबिलिटी के साथ होगा। फिर कैलकुलेट करो कितनी अमाउंट होगी और कब ड्यू होगी, ग्रीन और येलो। और इसके बाद सीजीटी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। 2 टॉपिक्स पे कितने मार्क्स का सवाल खड़ा किया है, तो 25 मार्क्स का, लेकिन 13 मार्क्स तो 2 टॉपिक पे हैं। और नीचे क्या कहा है कि अगर इमीडिएट ये शेयर क्या करे, कंपनी के शेयर्स को बेच दे, तो क्या टैक्स में फायदा होगा कि नहीं होगा। मैं बता देता हूं, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि एमा को लगता है कि इमीडिएट बेचने से कोई टैक्स में फायदा नहीं होता। 5 मार्क्स जो है ना वो सिर्फ इस पॉइंट के हैं कि कोई ये लिख दे कि एमा नो, योर ओपिनियन इज रॉन्ग, जो ये लिखेगा 5 में से 0। क्योंकि मैंने क्या बोला है, क्लाइंट को या सेठ को कभी भी ऐसे थोड़ी बोलते हैं तू गलत बोल रहा है, टोपी कराओ। इन माई ओपिनियन, एज पर द कैलकुलेशन इन अपेंडिक्स, यानी एक वर्किंग नंबर रेफरेंस, it is more beneficial not to sell या to sell the shares immediately, and it might give you a tax saving of that much. Further, we should hold a meeting to discuss in detail. स्पेक्टिज्म हो गया, उसकी बात का इनकार भी हुआ, सबूत भी दिया, और उसको मुंह पे ना भी नहीं बोला। जैसे बेगम को कभी मुंह पे ना नहीं बोलते ना, उसको ये बोलते मेरे को बुखार है, वो बोले आज शॉपिंग पे जाना है, तो आप बोलो क्या पागल पागल हो गई है क्या, अभी तो तेरे को शॉपिंग कराई थी, इतना खर्चा, मैं कोई पागल हूं, पूरा दिन काम करता हूं। तो फिर घर पे जाके दिखाओ, फिर बताएगी वो आपको। ऐसे नहीं बोलते, जी जी आज जाएंगे, आज चलेंगे, काम में बोलो मेरे को 102 बुखार है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, मेरी तबीयत खराब हो गई है, देख लो चेक कर लो। यानी टोपी करा के उस सामने वाले की गलती को गलत साबित करना, उसको ये ना बोलना कि तू गलत है। घुमा फिरा के वर्किंग के साथ टोपी ड्रामा करते हुए पाकिस्तानी खून को अपने अंदर जंपे कराते हुए आंसर को लिखना, ये स्पेक्टिज्म के कितने मार्क्स दिलाता है, 5। एटीएक्स पास करना मुश्किल नहीं है, इसका पासिंग रेशो भी अच्छा है, इसका पासिंग रेशो ट्रिपल ए से बहुत अच्छा है। लेकिन बात क्या होती है, बात ये होती है कि इसका सिलेबस डेफिनेटली सबसे लेंदी सिलेबस। यानी हम ये कहते थे ना, स्किल्स का सबसे लेंदी पेपर कौन सा है, टीएक्स। अब मेरे अल्फाज बदल जाते हैं, पूरे एसीसीए का सबसे लेंदी पेपर कौन सा है, एटीएक्स। और सेकंड नंबर पे लेंदी पेपर कौन सा है, टीएस, टीएक्स, ठीक है। और अगर आप उससे कंपेयर करो तो एसबीआर और टीएक्स, या एसबीआर और एटीएक्स तकरीबन बराबर हैं। बस यहां फोकस कैलकुलेशन पे नहीं रखना। जो अभी ताजा ताजा स्किल्स पढ़ के आए हैं ना, लास्ट पेपर कौन सा था सर, ऑडिट। अभी आपने प्रोफेशनल कोई पेपर दिया है, नहीं, पहला है आपका एसबीआर था, तो आप लोग ओके हैं, हाँ आप भी ओके हैं, एसबीआर आप भी ओके। ऑनलाइन वालों लास्ट पेपर कौन सा था बेटा, जरा चैट बॉक्स में लिखना। एएफएम ओके है। और रमशा रिमशा क्या नाम है, डबल ए। स्पेशली मैं मुखातिब हूं उनसे जिन्होंने आज तक प्रोफेशनल का पेपर कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया है। आप लोगों का दिमाग जो है ना वो अभी स्किल्स का दिमाग है। कौन सा दिमाग है, जो कि कैलकुलेशन पे घूमता है। ये बेचारे जो है ना चार, जिन्होंने अभी बताया एएफएम बोला, एसबीएल एसबीआर बोला,
ये बेचारों का दिमाग पिछले 3 महीनों में 6 महीनों में बदल दिया गया है। टीचर्स ने, एसबीआर वाले सर ने यही डांट डांट के किया होगा ना, ओ कैलकुलेशन नहीं कर, क्या कैलकुलेशन का कला है, चल चल कैलकुलेशन, मुझे लॉजिक पता, लॉजिक पता, लॉजिक पता, ऐसे ही करते हैं ना। एसबीएल में वो बेचारा हमारा दोस्त, वो क्या करते रहते हैं, बिठाओ मिलके पास पेपर करते हैं। यार आपने पास पेपर सबमिट नहीं किया, आप दिखाओगे नहीं तो मैं आपकी इंग्लिश कैसे सही करूंगा। ऐसे ही था ना। तो ये लोग बेचारे दुख के मारे हैं, स्पेशली रिमशा, आपका नाम सर, तारिक भाई और अली। आप तीनों अभी ताजे ताजे फ्रेश फ्रेश कहां से टपके हो, स्किल से टूटे हो ना अभी। तो आप लोगों ने, अल्लाह का वास्ता है, वो जो टीएक्स में कैलकुलेशन या एफआर में कैलकुलेशन का दिमाग है ना, उसको भी ठंडा कर देना। किस पे चलना, लिखने पे। किस पे चलना है, लिखने पे। जितना जल्दी वीडियोस कोर्स को आप पूरा कर लोगे, रिकॉर्डिंग्स को पूरा कर लोगे, उतना जल्दी, उतना ज्यादा आप किसकी प्रैक्टिस कर सकोगे, रिपोर्ट राइटिंग, ईमेल राइटिंग, थ्योरी। और जितने ज्यादा हम इसको कर पाएंगे, उतना फर्स्ट अटेम्प्ट का चांस ज्यादा होगा। क्योंकि जब आप फिर आखिरी में जब मैं मॉक वगैरह लूंगा तो फिर मैं मार्क करूंगा। टीएक्स में तो मेरे ऑटो हैं, सिस्टम बना हुआ है, खुद ही ऑटो मार्क हो जाता है। लेकिन इसमें मुझे एक एक घंटा लगता है, एक एक बच्चे के पेपर को क्या करना पड़ता है, मार्क करना पड़ता है, और उसको बैठा के समझाना पड़ता है कि ओ भाई, ये नहीं लिखना होता, ऐसे नहीं करना होता, इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं। स्पेशली उन बच्चों से मुखातिब हूँ जो अभी ताजे ताजे कहाँ से आए हैं, स्किल से आए हैं। हाँ, आप लोग जो आधे हैं, आप लोगों ने अभी टेस्ट किया हुआ है, तो आप लोगों को इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको अपना माइंड सेट, जो डबल ए करके अभी आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा माइंड सेट क्या करना है, चेंज करना है। माइंड सेट को किसकी तरफ लाना है अब, रिपोर्ट, अब एनालिसिस की तरफ आओ। अब आप बड़े बच्चे हो गए हो, कौन हो गए हो, बड़े बच्चे हो गए हो। कुछ पूछना है तो प्लीज एक एक करके पूछ लीजिए। शाबाश। जी बिल्कुल सही है निमिषा, दिया जा सकता है। बस वही बात कि जो भी हम आपको प्लानर इंशाल्लाह आज या कल, कल तक ग्रुप में आ जाएगा, उस प्लानर को आपने बस फॉलो करना है और पीछे नहीं रहना है। जो पीछे रह जाएगा वो फंस जाएगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे पता है जॉब वाले लोग हैं, पीछे नहीं रह जाना। पीछे रह जाओगे आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा, बाकी ये फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ भाई, कोई सवाल, जन्नती बच्चे। दादा, कोई सवाल नहीं, वेरी गुड, कितने अच्छे बच्चे हैं। तो ये हमारा ओरिएंटेशन के लो, इंट्रोडक्शन के लो, ये हो गया। आप ग्रुप में ऐड तो नहीं है ना, हम्म, ऑनलाइन वालों, इसने लिंक भेजा होगा चैट बॉक्स में। हम्म, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और इंशाल्लाह फिर ग्रुप में ही नेक्स्ट क्लास कब होगी ये आपको आ जाएगा, ठीक है बेटा। जो यहाँ है आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर दो, तो फिर मैं आपको ग्रुप का लिंक भेज देता हूँ। मेरा नंबर लिख देता हूँ भाई, 0 में, मैं ये ग्रुप में भेज दूंगा प्लानर वगैरह और सब कुछ। और जो वीडियोस वगैरह हैं ये आपको पोर्टल जो है वो फहीम जो है वो दे देगा, ठीक है। तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, तो फिर मैं आपको ग्रुप का लिंक भी भेज दूंगा और बाकी चीज़ें भी ग्रुप में आती जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। ओके अहमद, चले भाई, तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसका 50 मार्क्स का, नहीं पहले 25 मार्क्स का पास पेपर, फिर 50 मार्क्स तक चलेंगे। लेकिन एक हफ्ता और आपको कुछ काम मिलेगा, जो वीडियोस आपको देखनी है उसके।
इसका एक एक क्वेश्चन आपको मैं बताऊं, ये तो ओरिएंटेशन थी। एक एक क्वेश्चन जो है वो 2.5 2.5 घंटे ले जाएगा। जब मैं 50 मार्क्स का सवाल करूंगा ना, और मैं उसको लिखूंगा, मैं सिर्फ कैलकुलेशन करके नहीं छोड़ूंगा, मैं उसकी जब रिपोर्ट लिखूंगा कि पूरे 50 में से 50 कैसे मिलते हैं, तो आप देखोगे मैं जब टाइप कर रहा हूँ तो हमें 2.5 से 3 घंटे सिर्फ एक सवाल में लग जाएंगे। क्योंकि जितना ज्यादा डिटेल में आप रिपोर्ट लिखना सीख जाओगे ना, मैं आपको कह रहा हूँ, ऐसा भी स्टूडेंट है, एक 50 मार्क का सवाल करके गया तमीज से समझ के कि ऐसे करना है पास। और ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो वो होते हैं ना, स्किल्स लेवल के बाद वाले क्वांटिटी पे लगे हुए होते हैं, लगे रहो लगे रहो। ऐसे थोड़ी होता है। अब आप बड़े बच्चे हो गए हो, क्वांटिटी पे नहीं चलना है, किस पे चलना है? क्वालिटी पे। लिखने का तरीका आना जरूरी है बस। जैसे एसबीआर आप सबने दिया हुआ है, आपने दिया हुआ है। एसबीआर में क्या करते थे? कैलकुलेशन के पीछे भागते थे। वहां पे आपके जो भी टीचर हो, 2 3 टीचर है ना बड़े मशहूर हैं एसबीआर के, वो एक ही बात करते हैं, बेटा कैलकुलेशन गलत भी हो जाए एसबीआर पास होगा। क्यों? क्या सही करना है? नरेट। इसी तरह टैक्स, ये वाला 80X है ना, इसमें कैलकुलेशन का इतना, आप यूं देखो 25 मार्क्स, 5 मार्क्स एथिक्स के हैं, 10 और 10, 25 मार्क्स तो आपको खाली किसके मिल रहे हैं? बगैर किसी बगैर किसी चीज को सही किए हुए। जब हम मैंने 80X दिया था, मैंने जब दुबई में 80X दिया था, उस वक्त ये प्रोफेशनल के सिर्फ 4 मार्क थे। कितने? 4। और 96 मार्क्स मुझे ये रिपोर्ट लिखना और इन सब के करने पड़े थे। आप लोगों को तो इतनी सहूलत है कि आपको 25 मार्क्स, 5 मार्क्स एथिक्स, 20 मार्क्स ये रिपोर्ट, ये फॉर्मेटिंग, ये नरेशन, ये तमीजदारी के मिलते हैं। और कितने मार्क्स? 75 मार्क्स किसके हैं आपके? टेक्निकल। तो कैलकुलेशन के पीछे नहीं भागना है, किसके पीछे जाना है? लिखने के तरीके के पीछे। भागो।